तो स्कूबा डाइवर जो होते हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर एंड हो गया, ठीक है? तो उस लेक्चर को देखने के बाद जो अभी इसको आप देखना। ठीक है, जो भी हो। मैं भी ना, तो चलो, मैं तो अपलोड कर ही दूँगा पार्ट 1, पार्ट 2 करके, ठीक है? आप लोग देख लेना इसको। देखो, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं, तो उनकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है? अब ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो जो डिज़ॉल्व गैस का सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। अब सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि जैसे वो सरफेस पे जब आएँगे, ठीक है? वापस जब रिटर्न होंगे, दिस रिलीज़ द डिज़ॉल्व गैसेज़ एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। जब वो वापस आएँगे, ठीक है ना? सरफेस पे जब वापस आएँगे वो, तो वो डिज़ॉल्व गैसेज़ क्या होगी, अ, सरफेस पे प्रेशर लो हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो वो डिज़ॉल्व गैसेज़ बाहर की तरफ आना चाहेंगी, और जब बाहर की तरफ आना चाहेंगी, तो वो कैपिलरीज़ में ब्लॉक कर जाएँगी, ठीक है? और क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज़ बेंड, एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम बेंड बोलते हैं, बेंड्स, ठीक है? इसमें क्या होता है, पेनफुल होता है और डेंजरस टू लाइफ, लाइफ के लिए डेंजर होती है। बबल्स, मतलब रेडिश धब्बे भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना? इससे बेंड में। समझ में आ गया ना आपको ये चीज़? स्कूबा डाइवर्स जब अंदर रहते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है गैस, ठीक है? सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी, और जैसे बाहर आते हैं तो ये गैस बाहर निकलना चाहती है, या तो फिर ये टॉक्सिक भी हो जाती है अंदर ब्लड में। तो इससे बचने के लिए क्या होता है ना कि इसका प्रेशर, जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है? उसका प्रेशर इसमें, इसका प्रेशर कम रहे, ठीक है? और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बॉडी के अंदर जाए और नाइट्रोजन कम डिसॉल्व हो। तो उसी को बचाने के लिए क्या करते हैं, टू अवॉइड बेंड, ठीक है? टू अवॉइड बेंड as well as toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, the tank used by scuba diver are filled with air diluted with, देखो, हीलियम, ठीक है? हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं, और उसमें नाइट्रोजन भी होता है हमारा, और ऑक्सीजन होता है। इतना परसेंटेज अगर रखेंगे तो वो मेंटेन रहेगा, और उतनी ही डिसॉल्व होगी जितनी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा हम रख देते हैं, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी ब्लड में, वही बेंड की सिचुएशन आ जाएगी। और वही बात आती है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं अगर, हाई एल्टीट्यूड पे, तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है? तो ये क्या होगा, जब वो प्रेशर कम रहेगा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है? ब्लड और टिश्यू में। जो हाई एल्टीट्यूड पे या फिर क्लाइंबर जो जाते हैं, उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगती है एनॉक्सिया की, ठीक है ना? एनॉक्सिया में क्या होता है, अ, अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है? और सिम्पटम ऑफ अ कंडीशन अनॉक्सिया। समझ में आ गया ना? लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज़ क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? चक्कर आने लगता है, और सही से सोच नहीं पाते हैं, उसी को एक टर्म देते हैं अनॉक्सिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लो प्रेशर, और लो प्रेशर पे सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल नहीं पाएगी, चक्कर आने लगेगा, चकरा के गिर जाएँगे, ठीक है? हाँ, तो एक क्वेश्चन इस देख लो, इस लेक्चर में एक क्वेश्चन भी देख लो आप लोग, ये वाला हमारा। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? देखो, N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है? टेम्परेचर हमारा दिया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? पूछ रहा है कि 1 लीटर वाटर में कितने मिलीमोल्स वो N2 गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है? assume that N2 exert a partial pressure हमको दिया है, kh की वैल्यू दी हुई है, ठीक है? हेनरी कांस्टेंट की, ये kh की वैल्यू हमको दी हुई है। तो यहाँ पे है, एनसीईआरटी में सॉल्व है, तो मैंने वही उठा लिया क्वेश्चन, ठीक है? तो हमको अगर मोल फ्रैक्शन, पहले क्या करेंगे हम, ठीक है? मोल फ्रैक्शन देखते हैं कितना है नाइट्रोजन का, क्योंकि हमको हेनरी जो लॉ है हमारा,
यहाँ से हमको मोल फ्रैक्शन तो पता चल जाएगा। मान लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होता है, Ka स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहीं से हमको मोल फ्रैक्शन पता चल सकता है, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। तो इसको पुट करने के बाद हमको मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का पता चल गया 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब देखो, याद रखना आप लोग कि 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल होता है, ठीक है ना। 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मोल होते हैं, 55.5 मोल होता है। ये कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम मान लो यहाँ दिया है 1 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m/v होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा ना, ml से ml कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1000 ग्राम मास दिया है तो मोल निकल जाएगा वाटर का। वाटर का मोल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2O 1000 अपॉन, ये तो सब सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, मोलर मास। तो यहीं से हमारा जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 55.555 मोल आता चला जाएगा इसका, वाटर का, ठीक है ना, 1 लीटर वाटर में। तो अब मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गया नाइट्रोजन का, तो मोल भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको वाटर का भी मोल पता चल गया है। तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का क्या होता है, मोल्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो इसके कंपैरिजन, देखो मोल फ्रैक्शन इतना कम है नाइट्रोजन का कि इसके कंपैरिजन अगर इसके साथ हम मिला के देखें तो ये वैल्यू काफी कम होती है, जिसको इग्नोर कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोल्स अपॉन N2, ये किसका मोल्स है, N2 है, इसको तो इग्नोर करेंगे नहीं, कंपेयर करने लायक है नहीं ऊपर कुछ। अब इसको हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमको मोल निकल गया, कितना आ गया हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5 मोल। कितना मोल आ गया हमारा, 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। अब मोल से मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको ये मिली मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ओके।